हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। गाइस, आज की हम क्लास में करने जा रहे हैं। ये क्लास बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का है। यहाँ से आप लर्न कर सकते हो हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस एंड लॉट्स ऑफ बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये जो टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं, आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी अदर आप डिफेंस एग्जामिनेशन में जाते हो, या नहीं, या स्टेट एग्जाम में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे ये आपको टॉपिक काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होगे, ये टॉपिक जो है हमारा वर्ब से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें वर्ब के बारे में कुछ पढ़ने को जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस से। हम ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लैप्स करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सेंटेंस की हम बात करें, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सभी ने बचपन से बहुत बार आप सबने पढ़ा है, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज नॉन एज ए सेंटेंस। मतलब कहने का ये है, जब भी हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप को एक साथ अगर लिखते हैं, दैट इज नॉन एज सेंटेंस। अब जैसे कि आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ नॉवेल राइट्स जॉन। क्या ये सेंटेंस है? आंसर है नो। Why this is not a sentence? What is the reason behind that this is not a sentence? बिल्कुल बेसिक सा है सर। A novel writes John, ये कोई मीनिंगफुल नहीं सेंटेंस है। सर मीनिंगफुल कैसे नहीं है? तो हम चलते हैं सर, एक सेंटेंस को लिखने के लिए, मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस को लिखने के लिए मिनिमम कितनी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो सर एक सेंटेंस जब लिखना होता है, तो आप सब लोग के मन में आ रहा होगा, एक सेंटेंस लिखने के लिए सर मिनिमम 3 वर्ड्स होनी चाहिए। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। बट ये रॉन्ग है। एक सेंटेंस लिखने के लिए मैंने पूछा मिनिमम कितने वर्ड्स चाहिए, देन इट्स आंसर इज वी नीड ओनली टू वर्ड्स। फर्स्ट वन विच इज नॉन एज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन विच इज नॉन एज वर्ब। अगर हम बात करें सर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट जो है ये हमारे सेंटेंस का डूअर होता है, जो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सर डूअर के अलावा सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, वो किसी के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देने का भी वर्क करता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब हम बात करें सर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एलिजिबल टू कंडक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो हम बात करें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने की जो राइट्स है, सब्जेक्ट बनने का जो अथॉरिटी है, वो है हमारे नाउन के पास। नाउन, बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यही हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। क्या सर केवल यही सब्जेक्ट बनेगा? आंसर है नो। नाउन के अलावा अगर हम बात करें सर, तो प्रनाउन भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर प्रनाउन कितने होते हैं, कौन कौन प्रनाउन होते हैं? तो देयर आर 7 पर्सनल प्रनाउंस, दैट इज आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। These 7 pronoun is known as personal pronoun। ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे। बेसिकली यही दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। बट इसके अलावा हम अगर बात करें सर, तो जेरंड, ये भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। जेरंड कहते किसे हैं? जब भी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते, दैट इज नॉन एज जेरंड। आप सबने एग्जांपल जरूर पढ़ा होगा बचपन में, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताओ या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में जब भी ing लगा दोगे, दैट इज नॉन एज जेरंड। हम इसके बारे में आगे और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड द नंबर 4th विच इज द लास्ट टाइप विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दैट इज नॉन एज इंफिनिटिव। ये जो 4 पार्ट हैं, ये हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह रोल कर सकते हैं। सर हाउ वी कैन राइट इंफिनिटिव इन अ सेंटेंस? when we add to with the base form of the verb, that is known as infinitive। I hope so ये आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखो अब मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा वर्ब की बात समझ लें हम। सर वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर हम वर्ब की टाइप्स की बात करें, तो बेसिकली वर्ब के पहले तो हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज प्रिंसिपल वर्ब एंड द सेकेंड वन इज नॉन एज ऑक्सिलरी वर्ब।
principal verb which is also known as main verb, auxiliary which is known as helping verb। तो पहले हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर। सर ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं? तो देयर आर टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैसे सर याद रखेंगे? आप मुझे बताना एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वन डे इक्वल टू सर 24 आवर्स। देन ऐसे आप याद रखोगे कि 24 आवर्स एंड 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज नॉन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इज, एम, आर, वॉज, वर, दैट इज नॉन एज बी फैमिली ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट सर आता हमारे पास हैज, हैव, हैड। These three verbs are known as have family of the verb, and the next three, do, does, did, which is known as do family of the verb. Next, सर यहाँ पे इसे दो ग्रुप में क्यों डिवाइड किया गया, हम ये आगे भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडल्स। मॉडल्स की बात करें, कैन, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, शैल। अब शैल का सर पास्ट क्या होता है? आप आंसर दोगे शुड, जो कि नहीं होता है। शैल का पास्ट भी वुड है एंड विल का पास्ट भी वुड होता है। शुड, ought to, मस्ट, ये हो गए हमारे 10 मॉडल्स। सर तीन और मॉडल्स हैं जो कि हैं यूज्ड टू, नीड और डेयर। These three are known as marginal auxiliary या this is also known as semi modals। आखिर ऐसा क्यों इसका नाम सेमी मॉडल्स दिया गया, ये सब हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे, बस आप अभी इतना नाम याद रखना। अच्छा एक और पॉइंट, जितने भी मॉडल्स हैं अगर कभी भी कहीं पे आप किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स यूज करोगे, देन आफ्टर वी हैव टू रिमेंबर मॉडल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मींस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना कंपलसरी है। सर मॉडल्स के बाद क्या दूसरा कोई फॉर्म आएगा? आंसर है नो। नेक्स्ट आता है सर अगर इज, एम, आर, वॉज, वर की बात करें तो इसके बाद अगर मेन वर्ब हम यूज करेंगे दैट इज इन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर फोर्थ फॉर्म कैसे लिखेंगे ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। हैज, हैव, हैड के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड डू, डज, डिड के आगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, इट मींस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे सर प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं या जिसी का दूसरा नाम है सर मेन वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, तो जितने भी सर एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो भी एक्शन दिखाएंगे, उन सभी वर्ड्स को हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। Just like fly, find, hang, see, stand, catch, collect, divide, fear, hate, pay, stay, quarrel, stop, weep, work, watch, return. These all words are action words. That's why these are known as principal verb. अब सर इसकी कितनी नंबर है? जैसे सर हेल्पिंग वर्ब देयर आर टोटल 24, देन सर हाउ मेनी प्रिंसिपल वर्ब्स आर देयर? तो इसका आंसर है प्रिंसिपल वर्ब इनफाइनाइट है। इसका कोई ये काउंट नहीं है, ये काउंटलेस है, अनगिनत है, जिलियन, ये अनगिनत, इसका कोई गिनती नहीं है। सर तो फिर हम कैसे याद रखें, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस में कब मेन वर्ब की तरह कहाँ पे मेन वर्ब है? तो चलो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। मेन वर्ब की अगर मैं ट्रिक्स की बात करूँ तो जब भी इस वर्ड का आप हिंदी करो, फ्लाई इट मीन्स उड़ना, फाइंड पाना, हैंग लटकाना, सी देखना, स्टैंड खड़ा होना, कैच पकड़ना, कलेक्ट जमा करना, डिवाइड बांटना, फेयर डरना, हेट घृणा करना, पे चुकाना, स्टे ठहरना, क्वारल झगड़ना, स्टॉप रुकना, वीप रोना, वर्क काम करना, वॉच देखना, रिटर्न वापस आना। जब आप इसका हिंदी कर रहे होगे तो इस सभी वर्ड के आखिरी में ना आ रहा होगा। तो जब भी कभी किसी भी वर्ड के हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आएगा तो हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जस्ट लाइक कि सर पटना, करीना, कैटरीना, देन दीज वर्ड्स आर नॉन एज नाउन, दैट इज नॉट वर्ब।
सर अच्छा चलो दूसरा एक और कुछ पॉइंट बता दो। फर्स्ट ट्रिक तो आपके पास ये है वर्ब को पहचानने का। सेकेंड ट्रिक की अगर मैं बात करूं सर वर्ब को पहचानने का, वो है अगर ये वर्ब होगा तो आप इसमें ing लगाओगे तो ये मीनिंगफुल बन सकता है। जैसे सर मैं बात करूं वॉच, वॉच में ing लगाओ, वॉचिंग एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन आप मुझे बताना, मैंने एक वर्ड लिख दिया सर यहाँ पे ब्यूटीफुल, मुझे बताओ क्या ये सर वर्ब है या नहीं है। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होगा ना, तो कुछ मत करो सर ing लगा के देखो क्या ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। आंसर है नो, देन दिस वर्ड इज नॉन एज अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एडजेक्टिव है। देखो सभी वर्ड्स में ing लगाओ तो मीनिंगफुल हुआ, जस्ट लाइक कि कैच कैचिंग, कलेक्ट कलेक्टिंग, डिवाइड डिवाइडिंग, दीज ऑल आर वर्ब्स। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अभी जो मैंने पीछे आपसे बताया, एक सेंटेंस लिखने के लिए हमारे पास सर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक सेंटेंस लिखने के लिए हमारे पास एक वर्ब होना चाहिए। सर वर्ब में ध्यान रखना एक मेन वर्ब होना चाहिए। होप सो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ आ गया होगा। अब जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे पास जॉन, जॉन जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब्स का फिफ्थ फॉर्म, और नॉवेल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ही जो कि सब्जेक्ट है सर यहाँ पे, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, इट मींस फोर्थ फॉर्म क्योंकि प्ले का मतलब खेलना, क्रिकेट जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड सर ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर प्रोजेक्ट ये सर ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, was helping verb, living ये सर मेन वर्ब, in मुंबई ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। I सब्जेक्ट, have, अब देखो यहाँ पे देखोगे अभी तक जितने सेंटेंस थे सभी में हेल्पिंग वर्ब था और मेन वर्ब भी था, और यहाँ पे जैसे मेन वर्ब ही है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कौन से जॉन वाले सेंटेंस में, इस पे फोकस करना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब आप इस पे सेंटेंस पे आओगे जो देखना, आई हैव अ स्मार्टफोन, मुझे आंसर दोगे इसमें सर मेन वर्ब कहाँ है। सर कोई आंसर दोगे सर स्मार्ट मेन वर्ब है, नहीं है। देखो ये रहा सर आर्टिकल। जब भी कभी पूरी इंग्लिश में याद रखना आर्टिकल तुम्हें दिखाई दे, कहीं भी आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल सर दैट इज नॉन एज आर्टिकल ए एंड द। अगर कहीं पे आर्टिकल आता है देन आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। हाँ सर केस कभी कभी क्या होगा, आर्टिकल के अगर तुरंत बाद नाउन नहीं होगा देन आर्टिकल इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन। सर या तो थर्ड केस ऐसा होगा, आर्टिकल विच इज फॉलोड बाय एन एडवर्ब एंड एडवर्ब इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड आफ्टर दैट एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो देखो यहाँ पे ये हमारा सर फोन, फोन क्या हो गया, फोन हमारा नाउन है। तो सर स्मार्ट क्या होगा, सर स्मार्ट जो है दैट इज एडजेक्टिव होगा। सर ऐसे कैसे याद रखोगे, चलो एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूं। जब भी कभी आपको नाउन दिखे तो नाउन के पहले जनरली, ये हमेशा नहीं होगा, जनरली एडजेक्टिव देखने को मिलता है। एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब मिलेगा। वैसे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, और अगर एडवर्ब से पहले भी कोई वर्ड होगा दैट इज ऑल्सो नॉन एज एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में देखोगे हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। देखो इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सर माय फ्रेंड, फ्रेंड हमारा नाउन है, माय यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ही सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल टेररिस्ट नाउन हो गया। I सब्जेक्ट, am हेल्पिंग वर्ब, अ टीचर आर्टिकल टीचर नाउन है। अब हम बात करें इस नीचे जो यहाँ पे चार सेंटेंस है, क्या सर ये सेंटेंस रॉन्ग है या आपने गलत बताया? नहीं, ना मैंने गलत बताया ना ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो फिर सर जो मैंने अभी ऊपर ये लाइन लिखा कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए एक मेन वर्ब का होना कंपलसरी, क्या ये रॉन्ग है? नहीं, ये भी करेक्ट है। अब चलो आपको मैं कुछ और पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि है हमारे पास 24 को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। सर इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सर हेल्पिंग वर्ब का वर्क क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का वर्क होता है हेल्प करना। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करेगा? हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए बना हुआ है।
तो अब देखोगे यहाँ पे ना मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, अगर किसी सेंटेंस में देखो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर आया तो इसके आगे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ने अगर नहीं आया, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी एक ऐसा ये वर्ब है जो किसी सेंटेंस में जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब हम कैसे समझे सर कि ये कब मेन वर्ब है कब हेल्पिंग वर्ब है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके आगे देखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म वी कैन राइट बेस फॉर्म विद आईएनजी, दैट इज नोन एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हैज हैव हैड लिखा है एज अ हेल्पिंग वर्ब तो इसके आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और अगर डू डज डिड लिखा हुआ है तो सर इसके आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन सर मॉडल्स के आगे हम कभी भी बिना मेन वर्ब लिखे हुए सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। लेट सपोज कह दो सर आई विल बी अ डॉक्टर। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल बी अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में देखोगे ना तो विल मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद कोई वर्ब नहीं था तो मैंने सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे हमें देना पड़ा जो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मॉडल्स के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना तो कंपलसरी है, बट इनके बाद ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सर आईएनजी आया देन इज एम आर वॉज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा, अगर नहीं आया तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं था तो सर यहाँ पे हैव खुद मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे इज के बाद कहीं भी आईएनजी का वर्ड नहीं था तो इज मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ भी सर वॉज के बाद कहीं आईएनजी नहीं है तो ये वॉज मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा, और एम के बाद भी कोई आईएनजी नहीं है तो ये भी मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। होप सो ये बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो अब मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।